क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारा लेसन है जिसमें हम जो टॉपिक देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधि और तथा इनके कुछ जो है रासायनिक गुण जो है हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज इस लेक्चर्स में जो है जो बचे कुछ रासायनिक गुण है उनको देखेंगे तथा इनके उपयोग जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स, कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो, यूपी बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स हो, तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पर जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ का कंटेंट जो है उस लेवल तक का भी मिलेगा आपको। देखिए, अगर आप इससे पहले नहीं कहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री, तब भी आप अगर नए हैं, बहुत कमजोर स्टूडेंट है केमिस्ट्री में, तब भी आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है अपनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है आप ही की भाषा का है, इसलिए ज्यादा समझ में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुण जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो अगला जो इनका रासायनिक गुण है इस पर हम बात करेंगे। अगला लिख लो, सीमिट अपक्रिया। सीमिट रिएक्शन। सीमिट अपक्रिया के नाम से एग्जाम में बहुत पूछा गया है। सीमिट रिएक्शन, सीमिट अपक्रिया क्या होती है? सीमिट अपक्रिया में मेन होता है, देखो सीमिट अपक्रिया में जो है आप चाहे जिससे कराओगे इसमें जो है N3H हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया कराया जाएगा। सीमिट रिएक्शन की खास बात है हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया कराया जाता है, यही सीमिट रिएक्शन है। तो ये आपको कई जगह हमने बता चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लो। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, इस पर जब हम N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, इससे अपक्रिया कराएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, N3H जो है कभी भी किसी से भी अपक्रिया करता है तो एक तो N2 में टूटेगा, 100% एक N2 में जाएगा, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है तो एक N2 में जाएगा और बचेगा एक N और H, यहाँ N और H बच रहा है और एक H यहाँ का ले लिया जाएगा, NH2 हो जाएगा, एक H यहाँ का ले लिया जाएगा, NH2 हो जाएगा और बीच में आपको CO2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो आपका N2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और ये जो NH2 ग्रुप बनेगा यहाँ R के बगल आकर के लग जाएगा। तो ये है आपका हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल है, आपका बनेगा RNH2 और प्लस CO2 और प्लस N2, ये आपका बनेगा। ये RNH2 आपका जो है एमीन है, प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, प्राथमिक अमीन, बाकी ये नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है, यह अपक्रिया सीमिट अपक्रिया कहलाती है। देखिए, तो जनरल रिएक्शन था, एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए CH3COOH और प्लस N3H गिव्स आउट, ये बन जाएगा CH3NH2 और प्लस CO2 और प्लस N2, ये आपका है मेथिल अमीन, मेथिल अमीन, ये आपका है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। अगली हेडिंग है होल्स-डीकर अपक्रिया, अपक्रिया। होल्स-डीकर अपक्रिया, होल्कर रिएक्शन, होल्स-डीकर अपक्रिया या होल्स-डीकर रिएक्शन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। होल्स-डीकर अपक्रिया में जो है
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाएंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। तो जैसे मान लीजिए RCOOAG, ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इस पर चाहे आप Br2 की अपक्रिया करा दीजिए और चाहे जो है Cl2 की अपक्रिया करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए होगा क्या? कुछ नहीं होगा, इधर का Ag इधर का Br, Ag बना लेगा और CO2 दिख ही रहा है, एक CO2 बन जाएगा तो एक Br R के बगल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा RBr और प्लस एक बन जाएगा AgBr और प्लस एक बन जाएगा CO2। समझ में आया नहीं? ये है एल्किल ब्रोमाइड। ये क्या है? एल्किल ब्रोमाइड। और ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है ही है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ये है अम्ल का, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण। समझ में आया कि नहीं? अब इसी पर हम जो है एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए R की जगह पे C2H5COOAg ले लेते हैं और प्लस Br2 की क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में। तो बस आराम से बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा, C2H5Br और प्लस AgBr और प्लस आपका CO2। एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड और ये सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। यह आपका है, नाम है सिल्वर प्रोपियोनेट। भाई इसमें कार्बन जो है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रो प्रयोग करते हैं तो सिल्वर प्रोपियोनेट हो जाएगा। तो जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन अथवा क्लोरीन से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया बोरोडीन-हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। ये चाहे बोरोडीन-हुंस-डीकर अपक्रिया कहो और चाहे हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अपक्रिया कहो, बात एक ही है। इसमें जो अगले टाइप की, 5वें टाइप की अपक्रिया है एल्किल समूह की अपक्रिया, यानी पूरा इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है पूरा एल्किल समूह इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अगला है 5वां टाइप है एल्किल समूह की अपक्रिया। एल्किल समूह की अपक्रिया यानी जो अपक्रिया होगी पूरा एल्किल समूह इसमें इन्वॉल्व, पूरा एल्किल समूह जो है इन्वॉल्व होगा। तो इसमें एक जो बहुत पूछा जाता है HBZ अपक्रिया, ये बहुत पूछा जाता है, ब्रैकेट में लिखना है HBZ रिएक्शन, हैलोजन से अपक्रिया। हैलोजन से अपक्रिया, हैलोजन से अपक्रिया। इसमें जो नाम से बहुत पूछा जाता है हेल-विलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन, या इसी का बहुत जो पूछा है HBZ रिएक्शन। ये नाम से बहुत पूछा जाता है हेल-विलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन, या इसी को HBZ रिएक्शन कहा जाता है। ये आपका हाइड्रोजन से अपक्रिया है। ठीक है, ये नाम से बहुत पूछा गया कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पर Cl2 या Br2 की अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति में, तो इसमें जो एल्किल समूह होता है ये एल्किल समूह जो है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित विस्थापित हो जाता है। तो यह अपक्रिया हेल-विलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन कहलाती है। देखिए इसमें आपका मान लीजिए आपका है RCH2COOH, ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात और ध्यान रखना,
ये जो हेल्महोल्ट्ज-जेलेस्की रिएक्शन है ये फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा, फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा, एसिटिक अम्ल से ही लिया जाएगा। तो अब इसमें जो है इस पर आप या तो Br2 की क्रिया कराओगे या तो Cl2 की। मान लीजिए हमने Cl2 कराया इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, चाहे लाल फास्फोरस ले लो चाहे आयोडीन ले लो। तो इसमें होगा क्या, देखो ये H है, देखो अल्फा कार्बन, एक चीज ध्यान रखना, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा होगा अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होगा। क्या विस्थापित होगा? अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होगा। ये आपका ग्रुप वाला कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन जो भी ग्रुप का कार्बन होता है इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और इस पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, RCH ClCOOH और प्लस HCl, इसका नाम है अल्फा मोनोक्लोरो एसिड, अल्फा क्लोरो मोनोक्लोरो अम्ल। समझ में? अब जैसे मान लीजिए आपका ये है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इस पर आप जो है Cl2 की क्रिया करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ये बन जाएगा Cl CH2COOH और प्लस HCl। इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। यह क्रिया हेल्महोल्ट्ज-जेलेस्की क्रिया कहलाती है। कुछ नहीं करना है, ये ग्रुप वाले कार्बन के बगल जो लगा होता है अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो है क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जो है विस्थापित हो जाता है। यहाँ का हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ Cl बना लेगा, एक से वही लग जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। देखिए अब हम बात करेंगे फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के क्या उपयोग है। दो तीन उपयोग देखेंगे, एग्जाम में कभी पूछ लिए जाते हैं। हम बात कर रहे थे फॉर्मिक अम्ल के उपयोग। तो फॉर्मिक अम्ल के उपयोग में पहला है अपचायक के रूप में, यानी फॉर्मिक अम्ल जो है अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रयोगशाला में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में, यानी प्रयोगशाला में अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करना है तो यहाँ से जो है बनाया जाता है। दूसरा है चर्म शोधन में, जो चमड़ा होता है चमड़ा, तो चमड़े का शोधन करने में, शुद्धिकरण करने में जो है फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। रबर लैक्टिक्स के अवक्षेपण में, जो पेड़ों से रबड़ निकाले जाते हैं तो रबड़ ऐसे निकला ना, दूध, हाँ दूध निकलता है, तो उसमें से रबड़ का अवक्षेपण करने में जो है फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम ऑक्सीलेट के निर्माण में, ठीक है। अगर इसी तरीके से एसिटिक अम्ल के उपयोग की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो होता है, निर्जल एसिटिक अम्ल का उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निर्जल मतलब जो पानी ना होए, निर्जल एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट व अन्य ईस्टर बनाने में। मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट या जो अन्य ईस्टर होते हैं उनके ईस्टरों के निर्माण में जो है एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला है सिरके का उपयोग खाने के काम में। सिरका जो होता है एसिटिक एसिड, ये खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है सफेदा, सफेदा का नाम सुने होंगे, व्हाइट कलर सफेदा। बेसिक कॉपर एसीटेट जिसे लेड बोलते हैं, ठीक है, बेसिक कॉपर एसीटेट या इस तरीके से आदि रंजकों जो कलर आते हैं तो इस रंजकों के निर्माण में जो है एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे इनके उपयोग। देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समाप्त हुआ। एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे उनको हम देखेंगे।